सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज आप लोगों के समक्ष एक अद्भुत कुंडली का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आज नाड़ी चौपाल ग्रुप में हमारी एक साप्ताहिक प्रतियोगिता होती है, जिसमें हमारे जिन्होंने ज्योतिष की शिक्षा ली है वो लोग, जो इस समय हमसे ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे सब लोग मिलकर उसमें भाग लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है और कुंडली का विश्लेषण सभी विद्यार्थी अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर करते हैं। कहते हैं ज्ञान जो होता है, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। अगर जो आपने सीखा वो अगर आपकी कार्य पर, आपकी वाणी पर, आपके व्यवहार में, आपके कार्य में अगर वो प्रदर्शित नहीं होता है तो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी ज्ञान हो वो आपके व्यवहार में झलकना चाहिए, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके आचार विचार में उस ज्ञान की महक दिखाई देना चाहिए और उसमें अध्ययन का पुट हो, अनुभव की महक हो। इस तरह पूरा ज्ञान का एक पूरा चित्रण आपके को दिखाई देना चाहिए। तो आज की जो कुंडली है, नाड़ी चौपाल की कुंडली क्रमांक 16 पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो एक पुरुष जातक की कुंडली है। पुरुष जातक का जन्म 12 नवंबर 1985 को हुआ, 23:05 बांदा में हुआ। पहला जो उसका क्रमांक था, पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि जातक की वर्तमान समय में क्या समस्या है। तो देखो मित्रों, वर्तमान समय में जातक के जीवन में क्या समस्या है, इसकी जानकारी देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि गोचर कहां चल रहा है, क्योंकि ग्रह का गोचर ही घटनाओं को क्रियान्वित करता है। जब ग्रह गोचर करता है, भ्रमण करता है, तभी जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। वैदिक में दशा पद्धति के द्वारा देखते हैं, नाड़ी में गोचर पद्धति के द्वारा देखते हैं। अब गोचर में चाहे आपका भार्गव ऋषि हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे आपके सप्त ऋषि हो, चाहे शिव नाड़ी हो, जितनी भी नाड़ी हैं सब में ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट मतलब ग्रह गोचर का सिद्धांत। तो ग्रहों का जो गोचर है उसके आधार पर हम घटनाओं का पता लगाते हैं। देखिए, जो मुख्य जो ग्रह होते हैं, गुरु, शनि, राहु। तो गुरु का गोचर 1 साल का होता है, शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है, गुरु एक राशि पर 1 साल रहता है और राहु एक राशि पर 1.5 साल रहता है। इसी के आधार पर निर्णय करते हैं। मुख्यतः गुरु इसमें देखेंगे, इस समय गुरु का गोचर कुंभ राशि में चल रहा था। दूसरा, गुरु इसके पहले जो गुरु का गोचर था नवंबर तक, सप्तम भाव में चल रहा था। तो एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई समस्या सप्तम भाव से संबंधित है। अगर शनि का गोचर देखेंगे तो शनि का गोचर भी मकर पर चल रहा है तो भी समझ में आता है। और राहु का गोचर देखेंगे तो राहु भी एकादश भाव पर अर्थात वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो घटना जो आ रही है वो सप्तम भाव से आ रही है। तो सप्तम भाव पर 2 बातें घटित होती हैं। सप्तम भाव कर्म का कर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि दशम भाव कर्म का होता है और दशम से दशम, भाव से भाव का जो सिद्धांत है, दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव, तो कर्म का जो क्षेत्र है तो वो भी कर्म का जो क्षेत्र है वो सप्तम भाव होता है। तो सप्तम भाव पर गोचर चल रहा है, या तो समस्या व्यवसाय से संबंधित हो सकती है या तो समस्या विवाह से संबंधित हो सकती है। 2 समस्याएं हो सकती हैं। हमने 2-3 ऑप्शन भी रखे हुए थे कि एक समस्या हमने विवाह के लिए रखा था और एक व्यवसाय के लिए रखा था, इसी तरह एक बहन के लिए रखा था। इस तरह के हमने ऑप्शन रखे थे। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए कि गुरु के गोचर को देखिए। गुरु अष्टम भाव में चल रहा है, कुंभ राशि में चल रहा है और उसके पहले वो मकर राशि में चल रहा था। तो अब क्या है, सबसे पहले कर्म क्षेत्र को देख लें और सप्तम भाव को देख लें। तो पहले हम सप्तम भाव की व्याख्या करते हैं। काल पुरुष की जो कुंडली होती है, 7वां भाव जो होता है वो स्त्री का होता है। 7वां भाव का स्वामी जो होता है नैसर्गिक, पत्नी का जो नैसर्गिक कारक है वो होता है शुक्र।
शुक्र पत्नी का परमानेंट कारक मतलब नैसर्गिक कारक है। आपको कुंडली कभी भी दो तरह से देखनी होती है, तो नैसर्गिक कारक और तात्कालिक रूप से। तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है, काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें सप्तम भाव स्त्री का होता है, सातवें भाव का जो स्वामी होता है वो स्त्री शुक्र होता है। तो शुक्र पुरुष की स्त्री होती है। तो शुक्र को देखिए, शुक्र कितनी डिग्री का, शुक्र चौथे बैठा है, शुक्र चौथे बैठा है। शुक्र कितनी डिग्री का है, 10 डिग्री का। अब ये सिद्धांत जाता है कि ज्योतिष में कहा गया, ऋषियों ने हमारी एक मान्यता दी, किसी भी ग्रह के आगे यदि दो दुश्मन ग्रह बैठे हों तो ग्रह की ताकत 0 हो जाती है। किसी भी ग्रह के आगे दो दुश्मन ग्रह बैठे हों तो शुक्र देखिए 10 डिग्री का है, केतु 15 का है, चंद्रमा 23 का है। तो शुक्र के आगे जो बैठे हुए हैं दुश्मन ग्रह बैठे हैं। तो एक सिद्धांत जाता है, शुक्र तुला राशि में बैठा है, स्वाग्रही यद्यपि दिखाई दे रहा है, लेकिन शुक्र के आसपास ग्रहों का जो गुच्छा है, ग्रहों का जो छलावा है, वो ये बता रहा है कि यहां पर ग्रह आपस में लड़ रहे हैं। छलावा देखिए, शुक्र के आगे केतु बैठा है, फिर चंद्रमा बैठा है, फिर सूर्य बैठा है। तो शुक्र सबसे पहले केतु से मिलेगा तो शुक्र की ताकत चली गई, फिर चंद्रमा से मिलेगा तो ताकत चली गई, फिर शुक्र से मिलेगा तो ताकत चली गई। उसके पहले जो शुक्र आया तो शुक्र को केवल मंगल मिला हुआ था। अब क्या होता है, काल पुरुष की कुंडली में जो पति का कारक होता है वो मंगल होता है। मनुष्य एक बार, प्रत्येक व्यक्ति जिसका विवाह होता है वो एक बार जब दूल्हा बनता है, दूल्हा बनने का जो विचार होता है वो मंगल से देखा जाता है। मंगल वर है और शुक्र वधु है, वर वधु में भावर पड़ गई तो वो पति पत्नी बन गए। तो शुक्र और मंगल किसी भी पुरुष की, किसी भी कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुक्र उसकी पत्नी है, मंगल पति है। अब क्या हुआ कि पत्नी के द्वादश भाव में मंगल बैठा है, तो एक गड़बड़ी तो ये हो गई। तो पहले शुक्र को देखें, शुक्र के आगे, शुक्र इतना कमजोर है, शुक्र के आगे केतु बैठा है, फिर चंद्रमा बैठा है, फिर सूर्य बैठा है, अर्थात शुक्र की ताकत यहां पर कमजोर हो जाती है। तो पहली कमी क्या गई, पहली कमी ये गई, जातक के जीवन में स्त्री का सुख ना के बराबर है, मध्यम है, क्योंकि बहुत कम शुक्र को ताकत देने वाला ग्रह यहां नहीं। अगर शुक्र के पास मान लो 5 बर्तन हो तो एक बर्तन केतु ले लेगा, एक बर्तन चंद्रमा ले लेगा, एक बर्तन सूर्य ले लेगा। और आते आते शुक्र का क्या है, शुक्र यदि शनि से भी मिल रहा है तो शनि में भी तो अष्टमेश के गुण हैं, तो कमजोर हो गया, तो शुक्र को राहत नहीं मिल रही। तो इसके जीवन में पहला प्रॉमिस ये गया कि विवाह की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वैवाहिक जीवन इसका सही सलामत नहीं होगा। या तो विवाह नहीं होगा, विवाह होगा तो पत्नी से पटेगी नहीं, कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन में कमी। केवल ये बात यहां पर अभी मेरी पुष्ट नहीं हो जाती। इसकी पुष्टता के लिए आपको सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को भी देखना है। सप्तम भाव देखिए, सप्तम भाव पर नीच का गुरु बैठा है। गुरु जब भी मकर राशि में बैठता है तो कमजोर हो जाता है। अब गुरु के आगे गुरु क्या है, नीच राशि का बैठा है, तो यहां पर गुरु कमजोर है। और दूसरा सिद्धांत ये भी कहा गया है, गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को कमजोर कर देता, नुकसान पहुंचाता है। ये सिद्धांत है, ऋषियों ने कहा है, गुरु जिस जगह पर बैठता है स्थान की हानि भी करता है। स्थान की हानि का मतलब है कोई ना कोई शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी अवश्य देता है। तो अब दूसरी स्थिति ये देखिए, दूसरी स्थिति में सप्तमेश को देखिए। सप्तमेश और अष्टमेश शनि है, वो कहां बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें जो वृश्चिक राशि होती है वो दुखों की होती है, मृत्यु की होती है, युद्ध की भूमि होती है, शमशान की होती है। यहां पर शनि बैठ जाता है, कर्म अगर यहां पर बैठ गए तो कर्म कमजोर हो जाते हैं। शनि यहां पर पूजा करने वाला सन्यासी बन गया, शनि के पास यहां पर बहुत कुछ नहीं रह गया, शनि की ताकत यहां पर कमजोर हो गई। अब क्या हुआ, इतने में बात नहीं बनती, इतने में क्या हुआ, मंगल और बुध में परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन से देखिए, मंगल आ गया बुध के पास और मंगल आ गया शनि के पास, बुध पहुंच गया यहां पर।
बुध पहुंच गया कन्या राशि पर, बुध की स्थिति तो सुधर गई, लेकिन स्थिति यहां पर शनि और कमजोर हो गया, तो आपका जो सप्तमेश है वो भी कमजोर हो गया। दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या होती है, अब देखिए एक बात और कि अब परिवर्तन हो गया। अब यहां देखेंगे तो शनि के आगे अगले भाव में राहु का प्रभाव है, तो शनि को कमजोरी आ गई। मतलब पत्नी का जो तात्कालिक कारक है, पत्नी का इस कुंडली के अनुसार तात्कालिक रूप से सुख देने वाला ग्रह है, वो कमजोर हो गया, पीड़ित हो गया, बलहीन हो गया, क्योंकि बुध में है। बुध को ध्यान से देखिए, बुध तीसरे भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। जब कोई भी ग्रह तीसरे भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी अर्थात अनिष्ट भाव का स्वामी बन जाता है, तो वो पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो ग्रह अत्यधिक नुकसान देता है। तो सप्तमेश को बुध भी नुकसान दे रहा है और मंगल भी तीसरे भाव में बैठ करके नुकसान दे रहा है। तो विवाह, वैध तरीके से विवाह की स्थिति इस जातक की नहीं हो सकती। अब सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव को ध्यान से देखेंगे तो आप केवल ये है कि सप्तम भाव पर गुरु है, गुरु षष्ठेश है और भाग्येश है। भाग्य भाव क्या होता है, तो वो कहता है भाग्य भाव का स्वामी है। तो इस धराधाम पर तभी तक आपका जीवन है जब तक आपका प्रारब्ध आपके साथ है, आपके पुण्य कर्म आपके साथ हैं, भाग्येश आपका साथ है, भाग्येश का साथ आपको मिला है। भाग्य व्याधि पत्तेन रंधरेशो न शुभ प्रदा। तो क्या होता है कि भाग्येश जो हो गया और षष्ठेश होकर गुरु यहां पर कमजोर हो गया। और दूसरी स्थिति जो मंगल हुआ, मंगल और बुध जो आ गए, बुध में द्वादश भाव का स्वामी बन गया ना ये, तो भी गुरु यहां पर सप्तम भाव भी कमजोर हो गया। इसलिए सामान्य तरीके से ये जातक लगभग 37 साल का हो गया, विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं? इसी कारण से विवाह होने की चांस है, अवसर है कि नहीं है, तो बल किस पर है? अगर देखिए परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन है कि सप्तमेश जो है स्त्री भाव, सप्तमेश मतलब पत्नी, तात्कालिक पत्नी को मंगल यहां पर आ गया तो और उसको बुध मिल गया, तो मंगल जो हो गया पति का स्वरूप बन गया और जो बुध हो गया, बुध में तीसरे भाव और द्वादश भाव। द्वादश भाव बाहरी घर की स्त्री होती है, द्वादश भाव होता है बाहरी घर की स्त्री, और तीसरा भाव जो होता है मित्र का होता है। ये हो सकता है जीवन काल में अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ऐसा ग्रह गोचर बने जो किसी मित्र से मैत्री संबंध बन जाए किसी स्त्री से और उसको अपने पास रख ले, क्योंकि ये परिवर्तन जो होता है वो शुक्र के इर्द गिर्द तीसरे और पंचम में हो रहा है। पंचम भाव तो प्रेम का होता है। दूसरी चीज देखिए, शुक्र चंद्र मंगल भी कहीं ना कहीं यहां पर कनेक्टेड हो रहे हैं, तो सिद्धांत गया कि यहां पर कर्म से ज्यादा जो समस्या थी वो स्त्री की थी, और सभी बच्चों ने, ज्यादातर लोगों ने यह ध्यान दिया कि ज्यादातर लोगों ने बहन का, एक ऑप्शन बहन का देखा था कि यहां पर बहन को क्या परेशानी दी। शुक्र घर की बड़ी बेटी होती है, ठीक है, लेकिन कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है, सूर्य ने कंट्रोल कर रखा है, तो इस युद्ध में सूर्य भी सम्मिलित है। अब क्या हुआ, शुक्र को अगर बड़े घर की बड़ी बेटी मान लेते हैं आप, तो बड़ी बेटी मान लेंगे तो बड़ी बेटी को विवाह में परेशानी होगी, तो बड़ी बेटी के विवाह में परेशानी है। अभी भी बड़ी घर की बड़ी बेटी का भी विवाह नहीं हुआ है। अब पिता को देखोगे, पिता सूर्य के साथ चंद्रमा और केतु बैठे हैं और उस सूर्य के आगे शनि बैठा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति पिता समय वर्तमान, पिता ने जीवन में सरकारी नौकरी की, सूर्य का केतु से संबंध हुआ, सूर्य और शनि आगे, सूर्य के आगे शनि बैठा है, तो पिता का जो व्यवसाय था वो गवर्नमेंट का था। अब लड़के, दूसरी चीज, इस जातक का हमने व्यवसाय पूछा कि जातक क्या काम करेगा, तो व्यवसाय के लिए क्या देखते हैं आप, सबसे पहले दशमेश को देखिए एक, दूसरी चीज आप देखिए शनि दशम भाव का जो नैसर्गिक कारक है उसको देखिए, दशम भाव के स्वामी को देखिए, इनके आधार पर निर्णय लीजिए। पहला निर्णय ये लीजिए कि शनि देखिए, व्यक्ति का जो सूर्य है, अब यहां पर देखिए सूर्य क्या होता है, राजा होता है, प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, व्यक्ति राजपुरुष के समान मान्य
पूज्य पूज्य होता है। सूर्य की जो स्थिति होती है राजाओं के समान प्रतिभा होती है। सूर्य के पास केतु बैठा है, राजा के पास झंडा तो था, लेकिन अब ये व्यक्ति सूर्य के आगे देखिए शनि बैठा है, और राहु जो आ गया, राहु का प्रभाव छठे भाव आ गया। सूर्य के शनि, बुध, राहु, मंगल, शनि के आगे मंगल। अब देखिए परिवर्तन से 50% मंगल यहां पर आ गया, तो शनि के आगे शनि के पास मंगल, बुध और राहु का योग बना, और सूर्य भी द्वादश में बैठा है। जब भी सूर्य के आगे शनि और राहु बैठे हों तो जातक की जो हैसियत होती है वो चपरासी की तरह होती है, फोर्थ क्लास की तरह होती है। सूर्य के शनि को देखेंगे, शनि पहली बार वृश्चिक राशि में बैठा है तो कमजोर है, परिवर्तन से मंगल आ गया, शनि की पोटेंशियल, शनि और कमजोर हो गया, उस आगे से राहु आ गया, तो राहु की वजह से शनि का बल और कमजोर हो गया, तो शनि को यहां पर ताकत कहां मिली, तो कर्म इसके कमजोर हो गए। तो ये व्यक्ति का शनि का संबंध देखिए द्विद्वादश की वजह से सूर्य से हो रहा है, और शनि वृश्चिक राशि में बैठा है, इस वजह से ये व्यक्ति चपरासी बना, फोर्थ क्लास में ये व्यक्ति काम करता है। अब इसके पूर्वजन्म में चलते हैं, किया क्या इसने, तो इसको स्त्री का सुख नहीं मिला। अब ये ध्यान से देखेंगे, आप गुरु को धनु राशि में लाइए, वहां पर गुरु की मुलाकात राहु से हो जाती है, राहु से हो गई, अर्थात जब भी गुरु को पूर्व जन्म में जाने के लिए एक राशि पीछे करते हैं ऋषियों के अनुसार, जब पीछे करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि गुरु का संबंध राहु से बन गया। जब भी गुरु का संबंध राहु से और चंद्रमा से बनता है, ये दोनों ग्रह कलंकित होते हैं। चंद्रमा को भी कलंक लगा था और राहु को भी कलंक लगा था, तो अगर गुरु को पीछे करें और गुरु का संबंध चंद्रमा राहु से बन जाता है, इसका मतलब होता है कि इसको कलंक लगा। अब कलंक कहे का लगा, अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो गुरु जब यहां पर आ जाता है तो गुरु के आगे यहां पर मंगल आ जाता है, मंगल यहां पर मंगल का प्रभाव आ जाता है। और इसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं शुक्र, चंद्र, केतु, यहां पर शुक्र जो है और सप्तमेश दोनों बहुत पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं इसने स्त्रियों को नुकसान पहुंचाया, स्त्रियों के साथ कुछ ऐसा किया जिससे स्त्रियों को इसको स्त्री का श्राप लगा। इसी वजह से इस जन्म में इसको स्त्री का अभी तक इसका विवाह नहीं हो पाया। अब सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज यहीं तक आज का सेशन रहेगा, फिर शीघ्र ही मिलेंगे।